हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। ये जो वीडियो है इसमें हम रेस्पिरेशन की चर्चा करेंगे। जो जो लाइफ प्रोसेस पार्ट 3 है, ये कंटिन्यू रहेगा। और इसमें जो पहला वीडियो हमने रिलीज़ किया है उसमें सब ग्रीन ट्रीज हैं, चारों तरफ हरियाली है। तो इसमें हमने इसलिए उस वीडियो को बनाया है, शॉर्ट्स को, कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। प्लांट्स में कैसे हो रहा है, तो प्लांट्स में भी गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। लीफ के जो अंडर पोर्शन है, लीफ का जो लोअर लेयर है, इसमें इस लोअर लेयर्स में क्या हो रहा है, स्टोमेटा है, तो उसमें से ऑक्सीजन इन हो रहा है और CO2 निकल भी रहा है और CO2 भी इन हो रहा है। कहने का मतलब है कि CO2 जो एयर से जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो तो स्टोमेटा से ही जा रहा है, लेकिन एक्सेस CO2 निकल भी रहा है। और जो ऑक्सीजन है वो भी एयर से, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू जा रहा है। तो इस तरह से जैसे एनिमल्स में या ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, थ्रू विंड पाइप, ट्रैकिया एंड अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मेनली लंग्स। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में है वो प्लांट्स में नहीं है। प्लांट्स में डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज, लेकिन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन बाहर से जा रहा है। जिस ऑक्सीजन का यूज़ कैसे प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांट्स इस ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, प्लांट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, उस ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो। तो ये एनर्जी रिलीज कैसे हो रहा है, मेनली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से एंटर कर रहा है, बाहर से, थ्रू स्टोमेटा। और जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रहा है वो भी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यूज़ हो रहा है, लेकिन और भी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो बाहर से भी जा रहा है। और CO2 बाहर से जा रहा है अंदर स्टोमेटा के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में CO2 का ज़रूरत है, CO2 और वाटर का, लेकिन एक्सेस CO2 अगर प्लांट में हो जा रहा है तो वो निकल भी रहा है। तो दीज ऑल गैसेज एक्सचेंज आर टेकिंग प्लेस। सो प्लांट्स आर ऑल्सो रेस्पायरिंग, और प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, कहने का मतलब थ्रू गैसेज एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। अब जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ भी गैसेज एक्सचेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सेल्युलर रेस्पिरेशन के लिए, जो कि प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, वो सेल्युलर रेस्पिरेशन है। वो तो एनिमल में भी हो रहा है सेल्युलर रेस्पिरेशन, लेकिन एनिमल्स में यही है कि जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है जब हम इनहेल कर रहे हैं, एयर जब इनहेल कर रहे हैं, जब ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन उसमें है जो कि लंग के एल्वेलाई में जाके स्टोर हो रहा है, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जा रहा है ब्लड में, जो कि कैपिलरीज में है। एल्वेलाई के साथ साथ कैपिलरीज भी है, एल्वेलाई के अंदर भी कैपिलरीज है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज कर जा रहा है। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना, इसमें डिफरेंस है। प्लांट्स में स्टोमेटा से डायरेक्ट ऑक्सीजन एयर एंटर कर रहा है और एयर निकल भी रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और जो एंटर कर रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। यहाँ पर एनिमल्स में और मैमल्स में और मैन में जो ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है वो जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं, तो एयर अंदर जा रहा है और एल्वेलाई जो लंग्स में है उससे क्या हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में। ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है और ब्लड से CO2 एल्वेलाई में डिफ्यूज हो रहा है, जो बाहर हम निकाल रहे हैं
एक्सेलेशन से। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ एनिमल में ऐसे हो रहा है, लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों में एक ही है, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेशन जो है, जब ब्रीद इन हो रहा है, एयर को हम जब ब्रीद इन कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन का, स्पेशली एनिमल्स जो कि बहुत डेवलप्ड सिस्टम है, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ख़ास करके ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर मतलब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता नहीं है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा। अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ही घट गया, फॉल हो गया, तो उसमें उतना फॉल हमारे बॉडी में के टेम्परेचर में नहीं होगा, जितना होता है नॉर्मल उतना ही होगा। तो ये जो हम इसका मतलब है कि मैमल्स मतलब मैन पर्सनली, ह्यूमन आर स्पेशली ह्यूमन आर वार्म ब्लडेड, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमको चाहिए, ऑक्सीजन एडुकेट मात्रा में चाहिए। उसके लिए ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल जब करेंगे तो क्या होगा, लंग्स जो है वो किस पर रेस्ट कर रहा है, लंग्स डायफ्राम पर रेस्ट कर रहा है, जो डोम शेप होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो डोम शेप जो डायफ्राम है वो सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे क्या होगा कि लंग कैविटी का या चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और एक प्रोसेस और होता है जो लंग के साथ रिब मसल्स भी है, तो रिब मसल्स का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है रिब का, वो भी कांटेक्ट करता है, तो कुछ जगह उससे भी बढ़ता है चेस्ट कैविटी में। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो चेस्ट के अंदर क्या होगा, कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा। एयर का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो एयर का प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर आसानी से अंदर आ जाएगा। तो इनहेल हो गया, ये इनहेल का प्रोसेस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम कंपेयर कर रहे हैं लंग के अंदर या चेस्ट कैविटी के अंदर जो एयर का प्रेशर है उससे। तो जब वॉल्यूम कैविटी का बढ़ेगा, चेस्ट कैविटी का, तो उसका एयर का प्रेशर उसमें घटेगा, ये कम होगा। तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए एयर आराम से हम इनहेल कर सकेंगे, एयर जो है इजीली अंदर आ जाएगा। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो जो डायफ्राम है वो फिर से डोम शेप हो जा रहा है, तो फिर से चेस्ट कैविटी जो है वो घट जा रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो फिर से रिलैक्स करेगा, तो उससे भी स्पेस जो है कैविटी का, चेस्ट कैविटी का, वो क्या होगा, घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर अंदर में बढ़ेगा एयर का, तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो उसमें एक्सहेल हम आसानी से कर सकेंगे। तो इससे इनहेल एक्सहेल हो रहा है, तो ये कंप्लीट ब्रीदिंग का प्रोसेस है। और लंग में जो है आप दो लंग्स हैं, और दोनों लंग्स में क्या है, ब्रोंकस जो ऊपर से जो ट्रैकी आया है वो दोनों लंग में डिवाइड हो गया है। ये सारा चीज़ क्लास में डिस्कस हो चुका है, हम समझा चुके हैं, नोट्स भी हमने भेजा हुआ है। ये अगर प्रोसेस को आप सुनेंगे बार बार तो आप कभी भूलेंगे नहीं। पर्पस इस वीडियो का बनाने का यही है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है या कम होता है, उसमें भी रेस्पिरेशन होता है। अगर प्लांट्स में ऐसा हो रहा है, जैसे इसमें ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर ऐसा हो रहा है, जैसे ईस्ट में एनारोबिक ही रेस्पिरेशन होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसमें क्या होगा, बहुत कम एनर्जी निकलेगा, 2 ATP ओनली, और उसमें क्या रिलीज होगा, अल्कोहल भी बनेगा। अल्कोहल बनेगा, तो इसीलिए ईस्ट का जो है यूज़ कमर्शियली अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने में होता है। और जब ऑक्सीजन कम होगा, जैसे कि हमारे मसल्स में
एनिमल के मसल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन उतने मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। उसमें एनर्जी बहुत कम निकलेगा, 2 ATP ही निकलेगा, और एरोबिक वाले में 38 ATP निकलता है और इसमें 2 ATP ही निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ और क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं तो पैर में या हाथ में के मसल्स में क्रैम्प्स आता है, पेन आता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, क्यों हम क्रैम्प्स फील करते हैं आफ्टर बिगिनर्स एक्सरसाइज। तो दिस इज़ द रीज़न। एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होता है, दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन। कुछ समय के लिए वहाँ ऑक्सीजन का कमी हो जाता है ब्लड में, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और कम एनर्जी निकलता है, साथ में लैक्टिक एसिड निकलता है, जो एक्यूमुलेट हो जाने के बाद पेन या क्रैम्प्स उसमें होने लगता है मसल्स में। जो भी पार्ट इन्वॉल्व है, पैर हो चाहे हाथ हो, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो यही होगा स्टूडेंट्स, कि ग्लूकोज जो है वो टूटेगा ऑक्सीजन के साथ एरोबिक में। C6H12O6 + O2 इज इक्वल टू CO2 + H2O + 38 ATP, ये तो एरोबिक हो गया। और एनारोबिक में C6H12O6 टूटेगा डायरेक्ट, और इसमें बनेगा क्या, इसमें आपका लैक्टिक एसिड निकलेगा। तो ये लैक्टिक एसिड में नहीं निकलेगा, तो ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब सवाल है कि ये सब जो है ऑक्सीजन के साथ जब हो रहा है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये आपका एरोबिक या एनारोबिक हो सकता है। लेकिन हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो सबसे पहले जो है, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटेगा और पायरुवेट बनेगा। ये जो पायरुवेट बन रहा है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अब जो है ये स्मॉलर फॉर्म में आ गया, क्या आ गया, ग्लूकोज। अब ये पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर टूटेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस है और उसमें कई तो स्टेप है, जिसमें हर स्टेप में एंजाइम्स है, जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ अभी नहीं जानना है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, और फिर पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट जो बनेगा वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एनर्जी रिलीज होगा, जिसका जो 38 ATP है। तो मेन बात यहाँ यही कहना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन 2 पार्ट में होगा। एक होगा साइटोप्लाज्म में, जो कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा पायरुवेट में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें C6H12O6 या पायरुवेट को अगर हम लेते हैं, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आके C6H12O6 से पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, और एनर्जी रिलीज होगा, CO2 + वाटर + 38 ATP। तो ये जो बात है, इसको भी आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मेन ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट का, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर हम कोई नया प्रोसेस के साथ, दूसरे प्रोसेस के साथ, लाइव प्रोसेसेस में फिर से कोई छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।